नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। शोर प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्न प्रकार से हैं। प्राकृतिक स्रोत। पहले हमने शोर प्रदूषण के जो कारण हैं उन्हें मुख्य रूप से प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। फिर हम आगे के स्रोतों के अंदर देखते हैं कि हमने किस किस प्रकार से इन अवांछनीय ध्वनियों को, जो कि शोर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती हैं, को वर्गीकृत किया है। पहला जो वर्ग है इसका, वो है प्राकृतिक स्रोत या प्राकृतिक कारण। कुछ प्राकृतिक क्रियाओं से उत्पन्न तीव्र ध्वनि तरंगे भी शोर प्रदूषण का कारण होती हैं। इनमें मेघ गर्जन, बादलों का जो गर्जन होता है, बादलों की जो गड़गड़ाहट होती है, आप सुनते हैं वर्षा ऋतु के अंदर खासतौर से बादल बड़ी तेजी से गड़गड़ाहट होती है। बिजली का कड़कना, जब बिजली तेजी से कड़कती है, मेघ गर्जन के साथ में कई बार बिजली की कड़कड़ाहट भी सुनाई हमें देती है और बड़ी भयानक आवाज होती है, एकदम से डरा देती है, विचलित कर देती है। तूफानी हवाएं, तीव्र वेग से चलने वाली हवाएं भी अपने साथ शोर प्रदूषण को लेकर आती हैं। भूस्खलन, जब कभी भी उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में या ऊंचे क्षेत्रों के अंदर भूमि ढीली होकर ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो वो भी इस प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न करती है। ज्वालामुखी विस्फोट, जैसा कि आप जानते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक रूप से होने वाली एक घटना है जो कि एक विस्फोट के रूप में होती है, बड़ी हानिकारक होती है। इससे बहुत ही हानिकारक कंपन उत्पन्न होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट भी अपने आप में शोर प्रदूषण के लिए एक उत्तरदायी घटना है और ये प्राकृतिक गतिविधि है, प्राकृतिक क्रिया है, इसलिए हम इसे प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत रखते हैं। मूसलाधार बारिश होना आदि सम्मिलित की जाती हैं। इनका प्रभाव सीमित क्षेत्र में है तथा सीमित समय के लिए होता है, अतः यह अधिक हानिकारक नहीं होती। जब हम इसके उत्तरदायी की बात करेंगे कि इस प्रकार की ध्वनियाँ शोर प्रदूषण के लिए किस सीमा तक उत्तरदायी होती है, तो हम ये बात कर सकते हैं कि इस प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ, जिसे हम शोर प्रदूषण के प्राकृतिक कारक कहते हैं, सीमित क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं और सीमित समय के लिए होते हैं। ये अधिक हानिकारक नहीं होते क्योंकि इनका प्रभाव और समय सीमित होता है। जैसे मेघों का गर्जन और बिजली का कड़कड़ाना खास तौर से वर्षा ऋतु में होता है, और ये भी वर्षा ऋतु के अंदर संपूर्ण वर्षा ऋतु नहीं, कभी कभार जब कभी मूसलाधार वर्षा होती है उस समय के लिए होता है। बिजली का कड़कना, तूफानी हवाएं, कभी कभी तूफान और चक्रवात आते हैं। भूस्खलन भी पर्याय नहीं होता। ज्वालामुखी घटनाएं बहुत कम और बहुत लंबे समय के अंतराल पर होती हैं। तो इस प्रकार से होने वाले शोर प्रदूषण हमारे लिए अत्यधिक हानिकारक नहीं होते। उदाहरणार्थ, बिजली का कड़कना कुछ सेकंडों में होता है। अल्पकालिक होने के कारण ध्वनि की तीव्रता अधिक होते हुए भी इनसे हानि बहुत कम होती है। मानव एवं प्रकृति का अटूट संबंध है, अतः मानव को प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होने वाली अधिकांश आवाज़ें अवांछित न लगकर कर्णप्रिय लगती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हम पिछले अध्यायों में भी पढ़ चुके हैं, मानव और प्रकृति का संबंध वास्तव में एक अटूट संबंध है, क्योंकि मानव प्रकृति का जीव है जो प्रकृति में निवास करता है, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। अतः प्राकृतिक स्रोतों से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं वो मानव के लिए इतनी ज़्यादा अवांछित नहीं होती और वो कर्णप्रिय लगती है, जिन्हें मानव आनंद के अनुभव के साथ ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से शोर प्रदूषण के लिए जो प्राकृतिक कारक हैं वो इतने ज़्यादा हानिकारक नहीं होते। वर्षा की बूंदों की छमछम, बादलों की गड़गड़ाहट, पत्तियों की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल किसे आनंदित नहीं करती। ये सब वो प्राकृतिक स्रोत हैं जिनसे अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं और इन सभी ध्वनियों को मानव आनंदित मन से स्वीकार करता है। हम इनका आनंद लेते हैं और हमें इस प्रकार की ध्वनियाँ अच्छी लगती हैं। दूसरे जो स्रोत हैं, दूसरा जो वर्ग है ध्वनि प्रदूषण के लिए या शोर प्रदूषण के लिए, वो है मानवीय स्रोत या मानवीय कारण। ऐसी गतिविधियां, ऐसे क्रियाकलाप जो मानव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और उनसे जो
ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं वो शोर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती हैं, उन सभी को हम मानवीय स्रोतों के अंतर्गत रखते हैं। मानव के विभिन्न क्रियाकलाप ही बढ़ते शोर प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हैं। वर्तमान समय में हम ये देखते हैं कि मानवीय गतिविधियां और मानवीय क्रियाकलापों से ही शोर प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जैसा कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हमने निसंदेह विकास किया है, हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम औद्योगिक युग में आगे बढ़ रहे हैं, हम तकनीकी युग में आगे बढ़ रहे हैं, पर इसके साथ साथ हमने कई प्रकार के प्रदूषणों को जन्म दिया है। उनमें से एक प्रदूषण है शोर प्रदूषण। खास तौर से वर्तमान समय में जो हम शोर प्रदूषण देखते हैं उसके लिए जो कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं वो मानवीकृत स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। नगरीकरण, औद्योगिकरण, परिवहन, खनन इत्यादि गतिविधियों के कारण शोर प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। वर्तमान समय में हम देखते हैं जो मानवीय गतिविधियां हैं, खासतौर से नगरीकरण से जैसा कि आप जानते हैं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या जब विभिन्न कारणों से नगरीय क्षेत्रों में आकर बसने लगती है तो इस प्रकार की क्रिया को हम नगरीकरण कहते हैं। और नगरीकरण के कई कारण हो सकते हैं। जब एक छोटे से क्षेत्र के अंदर बड़ी जनसंख्या निवास करती है तो ऐसे भाग को हम नगर कहते हैं और नगर में अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं के अंदर एक प्रदूषण है शोर प्रदूषण। औद्योगिकरण से तात्पर्य है वर्तमान समय में हम विभिन्न उद्योगों को स्थापित कर रहे हैं, कल कारखानों को स्थापित कर रहे हैं। उद्योगों में और कारखानों में विभिन्न प्रकार की मशीनें होती हैं, वो चलती हैं, उनके चलने से विभिन्न प्रकार की विभिन्न तीव्रता की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं जो शोर प्रदूषण का कारण बनती है। और औद्योगिकरण की जो गतिविधि है ये पूर्णतः मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित होती है। वर्तमान समय में उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधन, वर्तमान समय में हम जो परिवहन के साधन उपयोग में ला रहे हैं वो इंजन से चलते हैं, पेट्रोलियम से चलते हैं। उनके अंदर इंजन होता है, इंजन के अंदर ईंधन दहन होता है और उसके कारण विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं जिससे कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं। इनमें से एक प्रदूषण जिसका अभी हम अध्ययन कर रहे हैं वो है शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। इन परिवहन के साधनों द्वारा शोर, इस प्रकार की ध्वनि आवृत्ति की तीव्रता वाली ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं जो शोर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती हैं, चाहे वो ट्रक की आवाज़ हो, बस की आवाज़ हो, दोपहिया वाहनों की आवाज़ हो या चार पहिया वाहनों की आवाज़ हो। कई बार हम परिवहन के साधनों में जेट वायुयान देखते हैं तो उनसे तो इतनी हानिकारक ध्वनि उत्पन्न होती है कि शायद अगर वो हमारे पास से गुजरें या हम उसके नज़दीक हों तो हमारे कानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। खनन गतिविधियों में कई बार भूमि के बड़े बड़े टुकड़े तोड़ने के लिए हमें डायनामाइट का प्रयोग करना पड़ता है। ये विस्फोटक होते हैं और विस्फोट के साथ खनन क्रिया जो की जाती है उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ भयंकर शोर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये सभी मानवीय क्रियाएं हैं। शोर प्रदूषण के प्रमुख मानवीय स्रोत निम्न प्रकार हैं। अब शोर प्रदूषण के लिए जो मानवीय स्रोत उत्तरदायी हैं उनमें से कुछ एक प्रमुख स्रोत निम्न प्रकार हैं। पहला है परिवहन के साधन। परिवहन के साधनों द्वारा वर्तमान समय में हम देखते हैं शोर प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। इसके अंदर हम लगभग सभी प्रकार के परिवहन के साधनों को रखते हैं, देखते हैं किस प्रकार से परिवहन के साधन वर्तमान समय में शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। परिवहन के सभी साधन कम या अधिक मात्रा में ध्वनि उत्पन्न करते हैं, किंतु स्वचालित वाहन शोर प्रदूषण का प्रमुख कारण होते हैं। स्वचालित वाहनों से तात्पर्य कई प्रकार के ऐसे वाहन जिसके अंदर इंजन का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्थलीय, जलीय एवं वायु परिवहन के साधन सम्मिलित हैं। परिवहन के साधनों में जब हम साधनों को सम्मिलित करेंगे तो हम स्थलीय, जलीय और वायु परिवहन तीनों ही प्रकार के परिवहन के साधनों को इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, जैसे रेल, मोटर, दुपहिया वाहन, हवाई जहाज, जलपोत। ये सब परिवहन के साधन हैं जो कि अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं और सामान्यतः इनसे उत्पन्न की जाने वाली ध्वनियाँ कर्णप्रिय नहीं होती, अर्थात वे ऐसी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं जिनसे कि शोर प्रदूषण फैलता है। गतिशील वाहनों से होने वाले शोर प्रदूषण से विस्तृत क्षेत्र प्रभावित होता है। जब वाहन गतिशील होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार कोई मशीन है अगर वो
अप्रिय ध्वनियां उत्पन्न कर रही है, अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न कर रही है, तो वो एक क्षेत्र विशेष में उत्पन्न कर रही है। पर यदि एक वाहन इस प्रकार की अप्रिय ध्वनि उत्पन्न कर रहा है तो उससे एक लंबा क्षेत्र प्रभावित होगा, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, उसका विस्थापन हो रहा है। जब ये वो विस्थापित होगा, एक जगह से दूसरे स्थान तक जाएगा, तो गतिशील वाहन के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ध्वनियों का जो फैलाव है ये अधिक क्षेत्र में हो जाएगा, जिससे कि शोर प्रदूषण का प्रसार अधिक क्षेत्र में हो जाएगा। अतः परिवहन के साधनों द्वारा जो शोर प्रदूषण फैलाया जाता है उसका क्षेत्र विस्तृत होता है और वो अत्यधिक हानिकारक भी होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों में स्वचालित वाहनों की संख्या कई गुना अधिक होने से वहाँ शोर प्रदूषण का स्तर भी बहुत अधिक पाया जाता है। अब ये देखने में आया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे स्वचालित वाहनों की संख्या कम होती है बजाय कि नगरीय क्षेत्रों के। नगरीय क्षेत्रों में कई गुना स्वचालित वाहनों की संख्या होती है, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो या बड़े वाहन जिसे हम ट्रक और बस भी कह सकते हैं या ट्रेन है। इस प्रकार के वाहनों की संख्या जो उनका अधिकांश जमावड़ा देखा जाता है वो नगरीय क्षेत्रों में देखा जाता है। तो इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में परिवहन के साधनों द्वारा जो शोर प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है वो नगरीय क्षेत्रों में ज्यादा उत्पन्न होता है। महानगरों में निरंतर बढ़ते शोर प्रदूषण का प्रमुख कारण मोटर वाहनों की बढ़ती संख्या है। वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि जो महानगरीय क्षेत्र हैं वहां पर जो शोर प्रदूषण हो रहा है उस शोर प्रदूषण के पीछे जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि महानगरीय क्षेत्रों में मोटर वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वहाँ ज़्यादा बहुत बड़ी संख्या के अंदर मोटर वाहन पाए जाते हैं। भारत के अधिकांश महानगरों में शोर प्रदूषण से ग्रस्त हैं। वर्तमान समय में ये देखा गया है कि भारत के अधिकांश महानगर शोर प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। औसत ध्वनि का स्तर मुंबई में 71 से 104 डेसिबल, दिल्ली में 64 से 104 डेसिबल, कानपुर में 82 से 89 डेसिबल तथा वाराणसी में 58 से 86 डेसिबल तक पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस अध्याय की शुरुआत में हमने ये देखा था कि ध्वनि को मापने की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। जैसे जैसे ध्वनि की तीव्रता बढ़ती चली जाती है, डेसिबल के अंदर उसकी मात्रा भी बढ़ती चली जाती है। हम देखते हैं भारत के सबसे बड़े जो महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, उनके अंदर जो शोर प्रदूषण की मात्रा है वो लगभग मुंबई के अंदर 71 से 104 डेसिबल तक देखी गई है, दिल्ली में 64 से 104 डेसिबल। उससे छोटे जब हम महानगरों में चलते हैं तो कानपुर में ये 42 से 89 डेसिबल के मध्य पाई जाती है और वाराणसी के अंदर 58 से लेकर 86 डेसिबल तक पाई जाती है। जैसे जैसे नगर का आकार छोटा होता जा रहा है वहाँ पर उत्पन्न होने वाली अकर्णप्रिय ध्वनियाँ अर्थात शोर प्रदूषण को उत्पन्न करने वाली ध्वनियों की मात्रा की तीव्रता, उनकी तीव्रता में धीरे धीरे कमी देखी गई है। महानगरों के अलावा प्रमुख सड़क मार्गों के सहारे भी शोर प्रदूषण का स्तर पाया जाता है। अब ये देखा गया है कि परिवहन के साधनों द्वारा केवल महानगरों में ही शोर प्रदूषण नहीं होता, बल्कि जो प्रमुख सड़क मार्ग हैं, जिन मार्गों के ऊपर ये वाहन चलते हैं, जैसे नेशनल हाईवे की हम बात करते हैं, यदि ये सड़क मार्ग जरूरी नहीं कि महानगर में हो, किसी वीरान स्थान पर भी हो, कि ऐसे स्थान पे हो जहां जनसंख्या का जमावड़ा नहीं हो, वहां पर भी इनके सहारे तो ये शोर प्रदूषण देखने को मिलता है, क्योंकि द्रुत गति से चलने वाले वाहनों से बहुत ही अकर्णप्रिय ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। स्थलीय परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा उत्पन्न शोर की तीव्रता वाहनों की दशा, हॉर्न व ब्रेक का इस्तेमाल, यातायात व्यवस्था तथा सड़कों की दिशा आदि पर निर्भर करती है। अब जो स्थलीय परिवहन के साधन होते हैं इनसे जो शोर की तीव्रता है ये वाहनों की दशा पर निर्भर करती है। यदि वाहन नया है, वो अच्छा काम कर रहा है, तो उसके अंदर ध्वनि की तीव्रता कम होगी। पुराने वाहन हो जाते हैं तो वाहन चलने में ही उनकी गड़गड़ाहट होने लग जाती है, उनकी बॉडी ढीली हो जाती है, तो वो अपने आप चलने में ही इस प्रकार से
अकर्णप्रिय ध्वनियां उत्पन्न करते हैं और शोर प्रदूषण का कारण बनते हैं। बार बार हॉर्न बजाना, ब्रेक लगाना, इस प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं तो ये भी शोर प्रदूषण का कारण बनती है। यातायात की व्यवस्था किस प्रकार है, यदि यातायात की व्यवस्था सुचारू नहीं है, बार बार यातायात की व्यवस्था के अंदर जाम लगता है तो वो भी शोर प्रदूषण का कारण बनती है। सड़कों की दिशा पर भी शोर प्रदूषण निर्भर करता है। यदि सड़कों की दशा खराब है, वो टूटी फूटी सड़कें हैं, तो ऐसी सड़कों के ऊपर जब वाहन चलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रकार की अकर्णप्रिय ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, अवांछनीय ध्वनियां उत्पन्न होती हैं जो कि शोर प्रदूषण का कारण बनती हैं। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपको ध्वनि प्रदूषण के कारणों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है इसके बारे में बताना है। ये प्रश्न लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है। इसका उत्तर आप 100 से 150 शब्दों के मध्य दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक कारणों पर टिप्पणी लिखिए। ये भी एक लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है जिसका उत्तर भी आप 100 से 150 शब्दों के मध्य दे सकते हैं। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।